आज NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम दूसरा ही लेक्चर समझने जा रहे हैं। कल हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें जो उपयोगी विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं वो किस तरह के होते हैं और फिर वो कितनी तरह के होते हैं, उनसे कंपाउंड की संरचना में क्या विशेष जानकारी मिल जाती है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान से पढ़ेंगे। अब आज इस दूसरी लेक्चर में नाभिकीय चक्रण तथा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए कंपाउंड में, नाभिक में क्या विशेषता हो, वो विशेषता है नाभिकीय चक्रण तथा चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है, उसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण गति करता है, और जब कोई आवेशित कण गति करता है तो आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण। इलेक्ट्रॉन के लिए इस चक्रण कोणीय संवेग का मान जिस समीकरण से निकालते हैं वो यहाँ दिया हुआ है, √s s+1 इंटू h/2π। यहाँ s क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +½ या -½ ये होता है। इलेक्ट्रॉन की तरह ही नाभिक में पाए जाने वाले कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं। इनके कोणीय संवेग का मान क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार 1/2 h/2π होता है। नाभिक में पाए जाने वाले सभी कणों के परिणामी संवेग को नाभिकीय चक्रण, न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। इसे निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। नाभिकीय चक्रण बराबर h/2π √I+1। इलेक्ट्रॉन में s+1 था, यहाँ I+1 है। इलेक्ट्रॉन में s चक्रण क्वांटम संख्या है, यहाँ I नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो केवल दो मान होते हैं, +½ या -½ लेकिन नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या I का मान 0 भी हो सकता है, 1/2, 3/2, 5/2 यानी अपूर्णांक हो सकता है, या पूर्णांक 1, 2, 3, 4 यानी 3 तरह की वैल्यू I के लिए हो सकती है। कैसे, किस तरह की वैल्यू होंगी, कब होंगी, ये हमें नाभिकीय चक्रण क्वांटम संख्या का मान द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या के आधार पर या नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या से ज्ञात होता है। ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विषम संख्या में होते हैं लेकिन उनका योग सम संख्या में होता है, उनके लिए I का मान पूर्णांक में होता है, 1, 2, 3, या इनकी द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग सम और परमाणु संख्या विषम यानी कि उनमें आपके प्रोटॉन की संख्या विषम होती है। नंबर दूसरा, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग विषम संख्या में होता है यानी इनकी द्रव्यमान संख्या विषम होती है, उनके लिए I का मान अपूर्णांक में होता है, 1/2, 3/2, 5/2। तीसरी ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिसमें नाभिक
में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में होते हैं, उनके लिए I का मान 0 होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों सम होती हैं। इसको हमने यहाँ चार्ट में भी इस टेबल बना रखी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यदि कोशिश करें तो जिस तरह से नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं और उपकोशों में, प्रत्येक उपकोश में क्या होता है कि ये युग्मित 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी तरह की एक मॉडल में, नाभिकीय मॉडल में कल्पना की गई है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के भी ऊर्जा स्तर होते हैं, जिसमें कि प्रत्येक में 2-2। ऐसे ही न्यूट्रॉन के भी ऊर्जा स्तर में होते हैं। तो जब आपके दोनों ही विषम संख्या में होंगे, न्यूट्रॉन भी और आपके प्रोटॉन भी, तो उस समय विषम विषम यानी कि प्रोटॉन का भी होगा और न्यूट्रॉन का भी होगा। जब दोनों ही विषम विषम संख्या में होंगे, ये आपके न्यूट्रॉन की संख्या विषम, परमाणु संख्या विषम, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी विषम, तो इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो बना जाएगा। ऐसे ही ये H12 ड्यूटेरियम वाला और N714, इनमें क्या है कि ये विषम विषम, तो ये 1 आ गया। बोरोन में भी विषम विषम, ये 3 वैल्यू है। जब कोई एक विषम है, यानी कि या तो न्यूट्रॉन विषम है या प्रोटॉन विषम है, तो फिर विषम वाले में क्या होगा कि उसका हाफ या 3/2 इस रूप में आ जाएगा। सम वाले में क्या होगा कि वो युग्मित हो जाएंगे, और युग्मित होने से न्यूट्रॉन का 0 हो जाएगा या प्रोटॉन का 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपूर्णांक में। जैसे आपके ये H11 P 3115 N 715 F 919, यहाँ एक हाफ है। ये C 613 O 817 सम विषम, ये हाफ 5/2 है। आपके बोरोन 511 Cl 15 1735 Br 3579 विषम 3272। जब दोनों ही सम में होंगे, यानी कि न्यूट्रॉन भी युग्मित हो गए, प्रोटॉन भी युग्मित हो गए, तो दोनों का 0 हो गया, यानी 0। तो इस तरह से आके ये जो वैल्यू है I बराबर पूर्णांक, I बराबर पूर्णांक और I बराबर 0, नाभिकों में इस तरह से नाभिकीय चक्रण आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण हम निकाल लेते हैं, और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। जब I का मान 0 होता है, यानी कि नाभिक में कोई, नाभिक जो घूम रहा है उसमें, नाभिक में आपके कोई भी चुंबकीय आघूर्ण नहीं है, ऐसे नाभिकों का स्पेक्ट्रम NMR विधि से प्राप्त आप नहीं कर सकते। ऐसे नाभिक जिनके लिए I का मान भिन्न में होता है, अपूर्णांक में होता है, यानी कि उन नाभिकों में चुंबकीय आघूर्ण होता है, पाया जाता है, यानी वो सक्रिय स्पिन के होते हैं। इनका स्पेक्ट्रम NMR विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। अब बचे तीसरी तरह के नाभिक जिनका मान पूर्णांक होता है, यानी है तो ये भी स्पिन सक्रिय। इनके यदि हम NMR स्पेक्ट्रम निकालें तो आते हैं, लेकिन वो इतने ब्रॉड होते हैं कि उनसे अध्ययन करने पे हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो इस तरह से
एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक है कि ऐसे नाभिक हों जिनके के लिए जो आपके नाभिकीय चक्रण है, आई की वैल्यू है, वो अपूर्णांक में हो। 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे नाविकों का अध्ययन मुख्य रूप से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अब इसका अगला टॉपिक है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। परिभाषा में भी हमने पढ़ा था कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो दो जीमान स्तर बन जाते हैं बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार। यहाँ उसी के बारे में हम अब पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ते हैं कि जो धनावेशित नाविक है अपने अक्ष पर चक्रण करता है तो उस अक्ष के सापेक्ष चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और वो एक लघु चुंबक, छोटा टिनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लग जाता है। जब इसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के सापेक्ष भी, H0 के सापेक्ष भी उसके चारों ओर गति करने लग जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम लट्टू घुमाते हैं। लट्टू जो जमीन पर जब घूमता है तो वो जो जमीन के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी करता है। यहाँ दिखाया गया है लट्टू की स्मुन और इसको हम कहते हैं प्रसरण। ये आपके चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता हुआ नाविक है। ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के एलोंग भी घूम रहा है। तो इस तरह से आपके नाविक की गति होती है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। जो नाविक है, नाविक में जो आपके कण हैं, जब कण आपके घूमते रहते हैं तो उनकी गति अनियमित रूप से रहती है। लेकिन जब हम इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, उस चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष के सापेक्ष भी ये गति करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आपके नाविक हैं वो आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में, ये यहाँ थोड़े से कठिन शब्द हैं, संरेखित या अनियोजित, इंग्लिश में है अलाइनमेंट, हो जाते हैं। इसी स्थिति को बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस प्रकार H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष नाभिक में दो प्रकार के अभिविन्यास प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि दो ऊर्जाएं अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। यही बात हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम नाभिक को रखते हैं तो उसमें दो ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। यही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत में विस्तार से समझाया गया है कि चक्रण क्वांटम संख्या जरूरी है, आई बराबर क्या हो, हाफ वाले सभी नाविकों का प्रोटॉन के समान एक सा गोलाकार आवेश वितरण होता है, जिसके चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके अभिविन्यासों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2i+1। आई बराबर जैसा ऊपर लगा हमने 1/2, तो 2 गुणा आई की वैल्यू रख दी हमने 1/2 + 1, यानी कि क्या हुआ, बराबर 2। आई बराबर हाफ के लिए नाविकों के दो प्रकार के अभिविन्यास होते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। एक होती है एल्फा स्पिन स्टेट, एल्फा चक्रण अवस्था। यह नाविक की निम्न ऊर्जा स्तर की अवस्था है। इसमें चक्रण का मान +½ होता है। इसमें नाविक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही संरेखित होता है। इसमें नाविक घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज रूप से चक्रण करते हैं। दूसरी अवस्था है अधिक ऊर्जा वाली, इसको हम कहते हैं बीटा चक्रण अवस्था, बीटा स्पिन स्टेट।
यह नाविक की उच्च ऊर्जा वाली है। इसमें चक्रण का मान -12 है। इसमें नाविक द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H0 की विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं। इसमें नाविक वहाँ क्लॉकवाइज घूमते थे तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इस तरह का दिखा रखा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाए हमने तो एक नाविक की ही क्लॉकवाइज घूमने वाले आपके निम्न अवस्था है, दूसरी विपरीत दिशा में घूमने वाली एंटी क्लॉक घूमने वाले विपरीत दिशा में संरेखित आपके ये बीटा चक्रण अवस्था है। इस तरह से दो ऊर्जा स्तर बन जाते हैं। यदि प्रोटॉन कम ऊर्जा की अल्फा स्पिन अवस्था में है तो यह ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा की बीटा स्पिन अवस्था में जा सकता है। वहाँ पहुँच गया तो वहाँ पहुँचने के बाद ऊर्जा मुक्त करके पुनः स्थायी कम ऊर्जा वाली अल्फा स्पिन अवस्था में आ सकता है। तो इस तरह से एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में प्रोटॉन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, फ्लिप हो गया, कम से ज़्यादा में चला गया या ज़्यादा से कम में आ गया। इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो तरंगों की ऊर्जा है। इस प्रकार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नाविक रेडियो तरंगों की आवृत्ति को अवशोषित करके अपने चक्रण को परिवर्तित करता है। इसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद अवशोषण कहते हैं। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें प्राप्त अवशोषण बैंड को यहाँ विशेष नाम दिया गया है, सिग्नल कहते हैं। ये इस तरह से भी हम यहाँ पे वही बात समझाई गई है। जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ये नाविकों की गति अनियमित है, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण भी अनियमित रूप से है। लेकिन जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हमने रख दिया इनको तो फिर इसमें ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हुए अल्फा स्पिन अवस्था या इसके विपरीत हुए बीटा स्पिन अवस्था। हमेशा ही अल्फा वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार जब नाविक कम ऊर्जा की स्थायी अवस्था अल्फा से अधिक ऊर्जा की अस्थायी अवस्था बीटा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब बीटा से अल्फा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इन दोनों ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, विभाजन है इन दोनों के बीच में, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये जो डिफरेंस है ये किस पर डिपेंड करेगा, आपके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। यानी जितना ज़्यादा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे उतना ही अल्फा और बीटा में अंतर आ जाएगा। ये हम ज्ञात करने का हमारे पास समीकरण है। दोनों ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। निम्न समीकरण द्वारा हम अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति, ऊर्जा के क्रम में आवृत्ति के क्रम में हम ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो यह है न्यू बराबर गामा H0/2π। यहाँ न्यू क्या है, आवृत्ति है हर्ट्ज में, गामा क्या है, चुंबक गायरिक अनुपात, मैग्नेटोजाइरिक रेशो। यह नाविक के लिए स्थिरांक होता है। जैसे H1 के लिए गामा की वैल्यू होती है 26,750 और C13 के लिए होती है 6,700। यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने H0 आपके 2.11 टेस्ला का लगाया, यानी 21,100 गॉस, तो न्यू कितना होगा, गामा हमने प्रोटॉन का लगा दिया 26,750, H0 आरोपित किया है 21,100 बटे 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित जो अल्फा और बीटा अवस्थाएं हैं उनके लिए जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना आया, 89.55 मेगाहर्ट्ज या 90 मेगाहर्ट्ज। ये आपके आया।
तो हमने कितना लगाया 2.11 टेस्ला का। अब यदि हमने 1.4 टेस्ला का लगाया है तो ये डिफरेंस कितना आता है 60 मेगाहर्ट्ज का। और ज़्यादा का 7.04 टेस्ला का लगाया है तो अल्फा और बीटा चक्रण अवस्थाओं के मध्य ऊर्जा का अंतर कितना है 300 मेगाहर्ट्ज। यानी कि अल्फा और बीटा चक्रण अवस्थाओं के मध्य ये और एक और ग्राफ बनाया है, ये बुक का डायग्राम है कि 1.41 टेस्ला का लगाएंगे तो इन दोनों अल्फा और बीटा के बीच में कितना अंतर होगा आपके 60 मेगाहर्ट्ज का। ये हमने 7.0 टेस्ला का लगाया है तो आपके 300 मेगाहर्ट्ज का। इस तरह से आपके ये जो अल्फा और बीटा का बीच का अंतर है वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुने और जितनी भी कोशिश करिए, मैंने खुद हैंड राइटिंग से लिख के आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए हैं, फिर उसमें वीडियो रिकॉर्ड की है। आप इनको खुद घर पे अपने हाथ से एक बार लिखें तो आपके नोट्स बन जाएंगे। और निश्चित तौर पे जो मैंने प्रयास किया है 3-4 बुकों से मिला के नोट्स बनाए हैं, आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे और आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।